तो आज हम लेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का निरुद्देशीकरण, जिसमें उद्योगीकरण और कृषि का जो वाणिज्यीकरण है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमारे जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण नष्ट होते चले गए। तो सबसे पहले हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आते हैं, जिसको के निरुद्योगीकरण कहा जाता है। निरुद्योगीकरण का से क्या अभिप्राय है? उद्योगों के पतन तथा औद्योगिकरण की विपरीत परिस्थितियों को निरुद्योगीकरण कहा जाता है। जब उद्योगों का विकास रुक जाता है, उनका पतन होने लगता है, लोग शिल्प धंधों तथा उद्योगों को छोड़कर कृषि कार्यों से अपनी आजीविका आदि करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को निरुद्योगीकरण अथवा अनुद्योगीकरण कहते हैं। और इससे राष्ट्रीय आय में उद्योगों का और विशेष तौर पर उद्योगों का अंश जो है वो कम हो जाता है। तो भारत में अंग्रेज़ों से पहले की यदि हम बात करें तो अंग्रेज़ों से पहले भारत में जो उद्योग धंधे थे वो बहुत ही उन्नत थे। भारत का हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग काफ़ी उन्नत था। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था, सभी आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थी। गांव के दस्तकार जैसे लोहार, सुनार, जुलाहा आदि अपनी अपनी वस्तुओं का निर्माण करके गांव की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। और साथ ही साथ कई बार तो वस्तुओं की अधिकता के कारण उन्हें बेचने के लिए शहरों को भी भेज दिया जाता था तथा गांव में भी बिक्री मेले आयोजित किए जाते थे। तो गांव हमारे क्या थे? वो आत्मनिर्भर थे। भारत में विशेष तौर पर ये कुटीर उद्योग धंधों के अंतर्गत सूती तथा रेशमी कपड़े को प्रमुख स्थान प्राप्त था। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल तट क्षेत्र में कपड़ा का उद्योग काफ़ी विकसित था। भारत के सूती वस्त्र की विदेशों में बहुत ही मांग थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में वस्त्र उद्योग इतना उन्नत था कि अधिकांश लोग अपना निर्वाह इसी से करते थे। ढाका, बुरहानपुर, चंदेरी, बनारस, आगरा, लखनऊ, मदुरा, सूरत आदि मलमल की डोरी, छींट, चिकन के वस्त्र, कालीन, दरियाँ, जरी का कपड़ा आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पंजाब, कश्मीर ऊनी कपड़ा यहाँ पर बड़ी मात्रा में तैयार होता था। रेशम के लिए बंगाल, वाराणसी और सूरत में रेशम वस्त्र उद्योग जो था ये काफ़ी प्रसिद्ध था। उसी तरह से भारत में धातु निर्माण उद्योग में भी जैसे हाथी दांत, आभूषण उद्योग, चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकृतियाँ, भारत का माल गुणात्मक दृष्टि से उच्च कोटि का होता था, तो विदेशी बाजार में उसकी बहुत अधिक मांग थी। फिर लेंगे हम अंग्रेजी शासन के दौरान उद्योगों के बारे में हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि 1757 में बंगाल को जीता अंग्रेज़ों ने। उसके पश्चात 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से न केवल व्यापार पर ही अपना एकाधिकार स्थापित किया बल्कि भारतीय उद्योगों का भी विनाश कर दिया। भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की एक मंडी बनाकर रख दिया। कंपनी ने भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन करने के लिए ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जिससे भारतीय उद्योग विकसित न हो सके। भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो उनकी नीतियों से नष्ट हो गया, जुलाहे बेकार हो गए। कपड़ा निर्यातक देश यानी कि भारत का कपड़ा आयात करने वाला देश जो है भारत बन गया। इसी प्रकार भारत के अन्य कुटीर उद्योगों के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट लेंगे हम निरुद्योगीकरण के कारण। निरुद्योगीकरण के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी रहे, जिनमें पहला है अंग्रेज़ों का व्यापार पर एकाधिकार। अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी व्यापार के ऊपर, और इसी के अंतर्गत उन्होंने फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों को जो व्यापार की दौड़ में शामिल हुए थे उनको पीछे कर दिया। उन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित की और अपने उत्पादों को उन्होंने भारत में बेचा, यहाँ से कच्चा माल बटोरा, इंग्लैंड भेजा। भारत में बनी प्रत्येक वस्तु पर भारी जो आयात कर थे वो लगाए। इतनी महंगी हो जाती थी भारत की वस्तु, वो अपने देश में क्या विदेशी भी उसको खरीदना पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर ब्रिटिश माल अपनी चमक दमक और कम दामों के कारण हाथों हाथ बिक जाता था।
तो ये एकाधिकार के कारण भी हमारा जो उद्योग था वो नष्ट हुआ। दूसरा, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसका छिन्न भिन्न हो जाना, वो छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि हमारे दस्तकार बेरोजगार हो गए। कृषि उत्पादनों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज कंपनी ने मनमानी कीमत दी, इसलिए दस्तकारों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना मुश्किल हो गया। तो इसकी वजह से भी जो कृषि का इसी वजह से भी हमारे जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हुए। फिर अगला है दस्तकारों का शोषण। हमारे जो दस्तकार थे, जो मजदूर थे, कारीगर थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा था, क्या था कि उन्होंने भी क्या किया कि अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण इस पुराने धंधे को छोड़ दिया और इसी के तहत ही वो बाज़ार में अपनी जो वस्तुएं थी, उत्पाद थे, उनको कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर हो गए। दूसरे, उनकी सेवाओं को भी सस्ती दर से प्राप्त किया जाता था। मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज़, धातु, जहाजरानी, चमड़ा शोधन, रंगाई आदि उद्योगों की हालत खस्ता हो गई और कारीगर जो थे बर्बाद हो गए। फिर है मुक्त व्यापार नीति अंग्रेज़ों की। जो मुक्त व्यापार की नीति थी उसने भी रही सही कसर पूरी कर दी। 1824 में मोटे सूती कपड़े को इंग्लैंड भेजने का निर्यात शुल्क 67.5%, मलमल 37.5%, भारतीय चीनी 300% और कुछ अन्य वस्तुओं पर 400% या इससे भी अधिक जो था, एक प्रकार से जो शुल्क था वो लगा दिया गया। तो इस तरह से भारतीय जो वस्तुएं थी वो महंगी हो रही थी, जबकि विदेशों का जो माल था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो उद्योग था वो नष्ट हो गया। फिर यूरोपीय देशों द्वारा आयात पर प्रतिबंध, बिल्कुल आयात के ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देश जैसे पुर्तगाल, फ्रांस आदि बड़ी मात्रा में अनेक वस्तुएं भारत से आयात करते थे। सूती कपड़ा, नील, विलास सामग्री आदि प्रमुख थी। भारत का जरी का कपड़ा, मलमल, रेशमी कपड़ा बड़ा उच्च कोटि का था, जिसका मुकाबला यूरोपीय देश नहीं कर सकते थे। कुछ यूरोपीय देशों ने अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत में बने हुए माल की आयात पर पाबंदी लगा दी। परिणाम स्वरूप उद्योग नष्ट हो गया। फिर है नए मध्यम वर्ग का उदय। तो नया एक जो मध्यम वर्ग था वो भी सामने आया अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के कारण, जिसमें पूंजीपति, व्यापारी, बाबू वर्ग शामिल था। उन्होंने देखा देखी पाश्चात्य रहन सहन को अपना लिया, वेशभूषा पाश्चात्य हो गई, दैनिक जीवन में भी पाश्चात्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। तो इससे भी क्या हुआ कि भारतीय वस्तुओं से अपने ही लोगों का मोह जो था ये एक प्रकार से भंग हो गया। तो इससे भी हमारा जो उद्योग था वो नष्ट हुआ। नेक्स्ट है, इसके पश्चात इसके क्या परिणाम निकले। इससे क्या परिणाम निकले, भारत का सूती कपड़ा उद्योग जो अंग्रेज़ों के आने से पहले उन्नत था, 1850 तक आते आते नष्ट हो गया। भारत के बने माल का निर्यात कम हो गया। भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। उद्योगों के नष्ट होने से हमारे कारीगर शिल्पी बेकार हो गए और कार्य करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। तो ये थे भारत में विशेष तौर पर जो उद्योग है उसके नष्ट होने के कारण। अब नेक्स्ट लेंगे हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। भारत में जो कृषि है उसका भी वाणिज्यीकरण हुआ। जब कृषि संबंधी कार्य व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है कृषि का वाणिज्यीकरण या कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसान लोग केवल कुछ बाहरी दबावों के कारण अपनी उपज से अधिक धन इकट्ठा करने की सोचते हैं। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकता का ध्यान न रखकर बाहरी दबावों से अधिक प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें उगाते हैं जिनसे उन्हें अधिक से अधिक धन मिल सके, चाहे स्थानीय लोगों को आवश्यकता की चीज़ें न मिलने के कारण उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। तो क्यों भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में सबसे पहला है अंग्रेज़ों की नई कृषि संबंधी जो नीतियाँ थी उनके कारण विशेष तौर पर ये वाणिज्यीकरण हुआ। क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने भूमि कर इकट्ठा करने के लिए जितनी भी प्रणालियाँ चलाई
चाहे इजारेदारी प्रथा यानी कि बोली से ठेके पर भूमि देने की प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि, उनमें भूमि कर की दरें ऊंची थी। सभी कर देने के पश्चात किसान के पास इतना भी नहीं बचता था कि अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, तो भूमि कर अदा करने के दबाव से विवश होकर उन्हें अपनी उपज को बहुत थोड़े दामों में बेचना पड़ता था कि कहीं भूमि कर देने की तारीख न निकल जाए और उनकी भूमि नीलाम न हो जाए। तो कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। दूसरा, भूमि को की खरीद फरोख्त की चीज़ जो था भूमि को बना दिया गया, उसको खरीदने बेचने, जैसे कि किसान इससे पहले उसको अपनी माता के जैसे मानता था, लेकिन अब क्या हुआ कि टैक्स की अदायगी के कारण उसको खरीदने बेचने की वस्तु बना दिया। फिर अनुपस्थित जो नए भू स्वामी थे उनका भी उत्थान हुआ। पुराने ज़मींदार भारी टैक्स देने में असमर्थ रहे, उनकी भूमियाँ बोली पर बेच दी। जिन लोगों ने ये भूमियाँ खरीदी उन्हें नए भूस्वामी कहा गया। फिर है इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जो आई, कारखाने में जो माल था वह अधिक से अधिक कच्चा माल चाहिए था वहाँ के कारखानों को, जो भारत से आसानी से मिल सकता था। तो इस प्रकार भारतीय किसानों को खाद्यान्न उगाने की अपेक्षा कपास और पटसन उगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कपास और पटसन की इंग्लैंड के कारखानों को अधिक ज़रूरत थी। तो इससे क्या हुआ कि किसानों को अपने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की अवहेलना करनी पड़ी और कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। फिर है बागान कृषि। खास दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा दौर जब बागान कृषि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। बागानों में जैसे कि असम है, बंगाल है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों, दक्षिण भारत में विशेष तौर पर जो चाय बागान है ये प्रसिद्ध हुआ, कहवा इत्यादि। उसी तरह से बंगाल, बिहार में नील। तो इन सब के कृषि में जो बागान आ गया उसके कारण भी कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। तो ये थे कृषि के वाणिज्यकरण के कारण। फिर लेंगे हम इसके परिणाम क्या निकले। एक तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ गई। दूसरा, साहूकारों का भी महत्व बढ़ गया। साहूकारों से लोग जो थे वह अधिक धन लेने लगे और साहूकार जो थे खूब उनका दुरुपयोग करने लगे, यानी कि किसानों का इस्तेमाल करने लगे। फिर अनुपस्थित भूस्वामियों का उत्थान। ऐसे भूस्वामी आ गए जिनको कि नए भूस्वामी कहा गया, जो अधिक से अधिक बोली दे सकता था, भूमि खरीद सकता था। फिर भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, क्योंकि भूमि एक व्यक्तिगत संपत्ति बन गई और भूस्वामी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में बढ़ती चली गई। फिर कृषि के वाणिज्यकरण से हालांकि कुछ जो लाभ थे वो पहुँचे, लेकिन बहुत ही कम लाभ हुए। तो ये था भारत में कृषि का जो वाणिज्यकरण था, ये इसी के अंतर्गत हुआ। तो इतना ही।